गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था। कृषि जलवायु प्रदेशों में हमने 6 जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 7वें जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। 6 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत हमने पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इन दोनों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद गंगा के मैदान यानी कि सतलज यमुना का मैदान, फिर ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के मैदान का अध्ययन कर लिया है। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए किसका अध्ययन करेंगे? 7वां जो प्रदेश है हमारा, उसका नाम है पूर्वी पठार और पूर्व की पहाड़ियाँ और पठारी प्रदेश, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व की पहाड़ियाँ, ये 7वां है। पूर्व की पहाड़ियाँ और पठारी प्रदेश। The Eastern Plateau and Hills। पूर्व का पठार या पहाड़ियाँ, पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, पठार एक ही बात है। ठीक है, देखिए अब तक हमने जो पढ़े हैं वो लगभग उत्तरी भारत से संबंधित पढ़े हैं, जिसमें पहाड़ी प्रदेश और मैदानी प्रदेशों को हमने पढ़ा है। अब आज हम 2-4 जो पढ़ेंगे उनमें पठारी प्रदेशों को पढ़ेंगे, फिर कोस्टल प्लेन आ जाएंगे यानी कि प्रायद्वीपीय जो तटीय मैदान हैं वो आ जाएंगे 2, और उसके अलावा 2 मरुस्थलीय प्रदेश भी है, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र है। उसके बाद 2 द्वीपीय प्रदेश को एक ही में शामिल किया गया है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इसका विस्तार देख लेते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये जो कोस्टल ये वाला पठारी प्रदेश है पूर्व का, इसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, बिहार का कुछ भाग भी आता है, ओडिशा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार वाला ये जो क्षेत्र है, ये इसमें ओडिशा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ओडिशा के अलावा दंडकारण्य वाला जो भाग है, दंडकारण्य का पठार आपने सुना होगा दक्षिणी ओडिशा में, वहाँ। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार है, वो वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वही लिखेंगे हम। कौन कौन सा क्षेत्र देखें? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इनमें छोटा नागपुर वाला पठार और दंडकारण्य पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ तक। ठीक है, दंडकारण्य पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र। अब देखिए आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ समुद्र टच आता है। ठीक है ना, उड़ीसा के पास समुद्र आ जाता है, तो यहाँ समुद्र तटीय जलवायु पाई जाएगी लगभग। ठीक है, हालांकि अंदरूनी जो क्षेत्र है वहाँ नहीं है, तो इस वजह से जो सर्दी के तापमान हैं वो थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे यहाँ पर। दूसरी बात यह है, ऊपर से थोड़े से नीचे की तरफ भी जा रहे हैं हम, तो भी सर्दी के तापमान बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सर्दी का तापमान और गर्मी का तापमान देखते हैं यहाँ पर। तापमान आप ध्यान रखिएगा, हम जितने भी प्रदेश पढ़ेंगे उन सभी में लगभग जुलाई का तापमान सेम मिलेगा। ठीक है, जुलाई का तापमान 25 से 35 मिलेगा आपको सभी में, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जुलाई का जो तापमान है यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? वो मिलेगा वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। जनवरी का जो तापमान आपको मिलेगा, वो जनवरी का तापमान आपको मिलेगा 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जनवरी और जुलाई का तापमान, क्योंकि हम कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत हमको जलवायु का पहले ध्यान रखना होगा, फिर कृषि कौन कौन सी वहाँ पे की जाती है उन सभी का हमको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे वर्षा देख लेते हैं। वर्षा तो यहाँ पे ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि समुद्र तटीय भाग है यहाँ पर, ठीक है। वर्षा यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है वो भी आता है, लौटता हुआ मानसून वो भी वर्षा करता है। इस वजह से अच्छी खासी वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कृषि फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है यहाँ पर। कृषि फसलें, अब आपको मालूम होगा यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में चावल का उत्पादन किया जाता है, ये तो आपको मालूम है। चावल का कटोरा भी कहते हैं छत्तीसगढ़ को। तो इम्पोर्टेंट क्या है? चावल तो लिखना ही है आपको। मक्का है, ज्वार है, रागी है, तिलहन है, दलहन है, ये सब कुछ आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। शुरू कहाँ से करना है? चावल से। चावल है, मक्का, ज्वार, रागी क्या होती है? रागी भी एक तरीके की दाल होती है, ठीक है। कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के जो बीज आते हैं उस तरीके की रागी होती है। मक्का, ज्वार, रागी, तिलहन, तिलहन और दलहन ये कॉमन है, ठीक है ना। सभी में अपन को लिखना है ये, क्योंकि दालें और मूंगफली वगैरह ये सभी जगह उत्पादन कर ली जाती है। जो तिल से तेल निकाले जाते हैं, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है तिलहन कहलाती है। ऐसी फसलें जिनसे दालें बनती है दलहन कहलाती है। तो ये लगभग प्रायद्वीपीय पठारी के सभी भागों में इनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये सारी फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, रागी। चाहो तो आप यहाँ पे जूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा में तो पश्चिम बंगाल के नीचे वाला जो ओडिशा है वहाँ पे जूट का उत्पादन भी कर लिया, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, डेल्टाई क्षेत्र है, पानी वर्षा भी अच्छी होती है और इसके अलावा सिंचाई के माध्यम से भी ले लिया जाता है पानी। तो जूट भी लिख सकते हैं। चना और तंबाकू भी आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है। इन सभी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है आपको? चावल, ठीक है। सभी में एक ना एक इम्पोर्टेंट होगा, उसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पूर्वी हिमालय में हमने चाय को इम्पोर्टेंट माना, पश्चिमी हिमालय में हमने सेब, नाशपाती वगैरह, ये जो करेवा वगैरह है, करेवा मिट्टी में केसर होता है, उसको इम्पोर्टेंट माना है। पंजाब हरियाणा वाला वो जो क्षेत्र है उसमें गेहूँ इम्पोर्टेंट है। फिर उसके पूर्वी उत्तरी प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यानी कि अपर गंगा का मैदान, वहाँ पे इम्पोर्टेंट गेहूँ है वहाँ भी। फिर चावल, 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 ठीक है। चावल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये हो गया मक्का, ज्वार, रागी, तिलहन, दलहन। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कृषि फसलों के बाद हमने कौन सा टॉपिक माना है? विशेष वाला। विशेष में देख लेते हैं क्या विशेष है यहाँ पर। कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? यहाँ पर लाल पीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे मृदा संरक्षण की आवश्यकता है, लिख सकते हैं इसको भी। मृदा संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण की भी आवश्यकता है और मृदा संरक्षण की भी आवश्यकता है, यानी कि मिट्टी को बेकार होने से बचाने के जो जो साधन हैं उन सभी साधनों को यहाँ अपनाया जाना जरूरी है, अन्यथा मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र खनिज पदार्थों के मामले में भारत में आगे है। इस वजह से यहाँ पर कृषि के ऊपर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मिलकर के पूर्व की पहाड़ियाँ और पठारी प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश का निर्माण करती है, भारत का 7वां नंबर का, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम रफ कर देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं हम।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रदेश। अगला प्रदेश कौन सा बताया था मैंने आपको, वो है 8वां। इसका नाम है अरावली मालवा पहाड़ी या पठारी प्रदेश। अरावली की पहाड़ियाँ और कौन सी पहाड़ियाँ, मालवा की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसको उच्च भूमि भी कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं द अरावली मालवा अपलैंड, अपलैंड बोल सकते हैं इसको, उच्च भूमि। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका जो वर्गीकरण है योजना आयोग ने किया था इंग्लिश में ही किया है, इस वजह से अंग्रेजी के शब्द किताबों में दे रखे हैं, इसलिए मैं भी आपको लिख रहा हूँ, लिख ले तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप जब इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ो किताब, तो इंडियन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन की वाली किताब लेना, माजिद हुसैन। ठीक है, उसने बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं इसको। इसमें इस किताब में आपको लेटेस्ट आंकड़े भी दिए हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं। जितने भी जो खनिज संसाधन वगैरह है इनके 2017-18 तक के आंकड़े दे रखे हैं। अब आप जो पुरानी किताब पढ़ते हैं उसमें बहुत पुराने आंकड़े मिलते हैं, 2007-8 के उत्पादन वाले मामले मिलते हैं। 19-20 तक के आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ तक कि आखिर में कुछ पेज है जो समसामयिकी जिसको बोलते हैं ना, समसामयिकी करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, वो करंट अफेयर के मामले में बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। इसके अलावा कोरोना वायरस जो महामारी है उसके भी आंकड़े उसमें दे रखे हैं। नई जो किताब है मई 2020 तक के उसमें आंकड़े आपको मिलेंगे। इतनी लेटेस्ट बुक है, आप ऑनलाइन जा कर के सर्च कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन। ठीक है, तो अच्छी किताब है, मोटी सारी आएगी आपको, कम से कम इसमें 800-900 पन्ने हैं, बहुत विस्तार से अगर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे लेखक हैं, एच.डी. मौर्य भी है, एच.डी. कौशिक भी है। इसके अलावा आपके जो क्या नाम से उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, आपकी लाइब्रेरी में है उनकी बुक, भूल गया मैं नाम, मामोरिया, मामोरिया ही नाम आ रहा है मुझे याद उनका, जे.पी. मामोरिया ऐसे कुछ नाम है उनका, उनकी भी आप बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज मामोरिया, चतुर्भुज मामोरिया की भी आप बुक्स ले सकते हैं, वो भी अच्छे राइटर हैं, उनकी किताब भी अच्छी मानी जाती है। हालांकि उनका निधन हो चुका है, वो काफ़ी पुराने राइटर थे, उनके नए नए एडिशन जारी होते रहते हैं। ये जो 2020 का एडिशन बता रहा हूँ माजिद हुसैन का, ये माजिद हुसैन भारत के एग्रीकल्चर के लिए, इसके अलावा भारत की ज्योग्राफी के लिए, भारत के बहुत बड़े असिस्टेंट, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं ये दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के। तो देख सकते हैं आप, आपकी जैसी इच्छा वो सी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का विस्तार देखते हैं हम, अरावली वाला क्षेत्र का विस्तार। इसका विस्तार केवल आप अरावली का मतलब राजस्थान ना समझना, अरावली और मालवा के पठार के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश है उसका काफ़ी सारा हिस्सा है राजस्थान से ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ आपको याद होनी चाहिए कहाँ हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। अरावली की पहाड़ियाँ और मालवा के पठार के अलावा विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। ठीक है, ये सारे पहाड़ी वाले जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। यहाँ अगर मैदानी क्षेत्र मिलते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत शामिल। ठीक है, यहाँ जो है देखिए पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कह सकते हैं पूर्वी गुजरात, और इसके अलावा उत्तरी पूर्वी कौन सा राज्य आ गया बताओ, महाराष्ट्र। यहाँ तक ये
उत्तरी पूर्वी, ये पूर्वी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ें याद रखना, NESW, ये याद रख लेना, NESW, NESW। न्यूज़ याद रख लेना आप, न्यूज़, NEWS, यदि याद रह जाएगा ना आपको न्यूज़। इस न्यूज़ से ही चारों दिशाएं बनती है। न्यूज़ यानी होता है समाचार, दुनिया के समाचार, तो दुनिया की चारों दिशाएं यही है, ठीक है। लेकिन इसमें W और S का क्रम थोड़ा सा उल्टा है, N के बाद E आता है, E के बाद S के बाद W, ये याद रखना है आपको। यहीं से आपका सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। देखिए अब हम किस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ये राजस्थान हो गया आपका, समझने की कोशिश करना। ये राजस्थान हमने बना लिया, ठीक है। समझ जाना आप, ये राजस्थान ही है। इसके बाद ये हमने MP बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहीं से आपका ये गुजरात शुरू हो जाता है। गुजरात शुरू होने के बाद ये गुजरात है, और उसके बाद यहाँ से महाराष्ट्र भी है, ठीक है। तो ये वाला, इसके बाद ये यूपी है। अब देखिए ये यूपी है, यूपी का ये कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी, तो हमने दक्षिणी यूपी लिखा है। देखिए दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये वाला पूरा क्षेत्र शामिल है इसके अंतर्गत, ये वाला, ठीक है। ये वाला पूरा क्षेत्र शामिल है, जिसमें ये MP है, मध्य प्रदेश है, ये पूर्वी राजस्थान है, ये राजस्थान है। इसको भी ऐसे कर दीजिए आप, NES, ये इधर W है, इधर S है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। तो ये पूर्वी राजस्थान का अधिकतर हिस्सा है, तो पूर्वी राजस्थान पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। पूर्वी राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश पूरा आ गया। अभी देखिए गुजरात को भी ऐसे कर दीजिए आप, NESW, तो ये उत्तर पूर्वी आ गया ना भाई। हमने क्या लिखा है, देखिए उत्तर पूर्वी ही लिखा होगा, पूर्वी गुजरात लिखा है, पूर्वी गुजरात का ये वाला हिस्सा केवल। उत्तरी भी लिख सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र, ये उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र, इधर का महाराष्ट्र यहाँ तक है, बहुत दूर तक, इसलिए उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र इसी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत हुआ करो आप, बहुत आसान है। मैंने आपको कहा है मैप आप समझ जाना, पूरी ज्योग्राफी आप समझ जाओगे। मैप आप समझ जाना, पूरी ज्योग्राफी आप समझ जाओगे। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कहा था कि आप एक बार एटलस ले आइए, दुनिया घूम लीजिए, भारत घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यों को पहचान लीजिए, कौन से राज्य कहाँ आते हैं, ठीक है। कल मैं ज्योग्राफी की एग्ज़ाम ले रहा था, फाइनल ईयर का पेपर था, तो बच्चों को कुछ भी पता नहीं, उसमें आया था, बहुत आसान आया था, नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तुंगभद्रा कहाँ है। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में नदी है ना। इलायची की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। इसके अलावा उसमें आया था झरिया, कोयले की खान, आप सभी को मालूम होगा। और उसमें आया था पालघाट, ये दर्रा है केरल में, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आई थी, नाथुला दर्रा, पुराना रेशम मार्ग सिक्किम में, इतनी अच्छी चीज़ें आई थी। श्रीहरिकोटा बहुत आसान है, ठीक है। तो आप बस मैप में घूमते रहिए, बस दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट मोबाइल को देखते हो तो उसको भी देख लिया, मोबाइल में देख लो, क्या दिक्कत है। चलिए आसान हो जाएगा इससे आपका पढ़ना। विस्तार हो गया, विस्तार के बाद तापमान देखते हैं यहाँ का। जुलाई का तापमान वही रहेगा, कितना तापमान यहाँ पर वही 25 डिग्री से 35 डिग्री तक, कौन सा, जुलाई में। और जनवरी में तापमान रहेगा 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस जनवरी में, ठीक है। 15 से 25 जनवरी में, और जुलाई में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो वर्षा है, वर्षा यहाँ पर कम हो जाती है, आप सभी को मालूम है, 50 से 100 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ क्षेत्र है, जैसे हाड़ौती का पठार है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन हम इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। पूरे एरिया का औसत कितना है, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त करता है ये। कृषि फसलें देख लेते हैं, कौन कौन सी कृषि फसलें हैं। कृषि फसलें में आपको यहाँ पर 1-2 कृषि फसलों को याद रखना पड़ेगा।
कृषि फसलें यहाँ पर वही है, ज्वार, गेहूँ, सरसों नहीं लेके हम तो तिलहन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तिलहन, दलहन, ये दो फसलें आप याद रखना इम्पोर्टेंट। एक तो ये कपास है और एक ये सूर्यमुखी है। ये आप ख़ास तौर से ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चना भी लिख सकते हैं, मूंगफली भी लिख सकते हैं, चना, मूंगफली, ठीक है। ये सारी फसलें यहाँ पर पैदा की जाती है। विशेष क्या है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं हम। विशेष है यहाँ पर मिश्रित जो है पीली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित पीली और काली मिट्टी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाएगी। आपको पता जो उसकी वजह से पाई जाएगी, किसकी वजह से, यहाँ पर जो आपका मध्य महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र में आपको मालूम कपास मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली आते ही कपास आ जाएगी, लाल मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक दो बातें लिखनी है आपको। भूमिगत जल की कमी है, भूमिगत जल की कमी है। भूमिगत जल की कमी के साथ साथ यहाँ पर जो है मृदा संरक्षण के साथ साथ वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। वर्षा का जो जल आता है उसको संचय करना, इकट्ठा करना, उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो सिंचाई पद्धति में इस्तेमाल की जाती है वो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फव्वारा पद्धति, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ और अगला हम पढ़ेंगे जो कौन सा है उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अगला क्या है, अगला है महाराष्ट्र का पठार। क्या है अगला, महाराष्ट्र का पठार, 9वां नंबर। महाराष्ट्र का पठार। द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार इसी के जस्ट नीचे है, जो अभी हमने पढ़ा इसी के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का पठार है। अब यहाँ पे आपको मालूम है महाराष्ट्र आते ही आपको काली मिट्टी याद आना चाहिए, लावा मिट्टी याद आनी चाहिए, लावा मिट्टी याद आते ही आपको कपास याद आना चाहिए, कपास याद आते ही महाराष्ट्र का एक लातूर जिला है वो भी याद आ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रह जाएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं कृषि जलवायु प्रदेश का वर्णन, ठीक है। तो विस्तार देख लेते हैं इसका, कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार है विस्तार यहाँ पर महाराष्ट्र है मुख्यतः, ठीक है ना, मुख्यतः महाराष्ट्र है। कुछ भाग एमपी का भी है, जो दक्षिणी पश्चिमी एमपी मध्य प्रदेश वाला भाग है। कुछ भाग कर्नाटक का भी है इसमें, ठीक है। ये वाला सभी क्षेत्र है इसमें शामिल है। कर्नाटक का कुछ भाग है, कुछ भाग एमपी का है और महाराष्ट्र तो है ही। यहाँ पर जो विस्तार हो गया इसका, इसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली और कपास रेगुर मिट्टी पाई जाती है, उसका आप विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर तापमान देख लेते हैं पहले। तापमान गर्मियों का वही रहेगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जुलाई का तापमान है, और सर्दी यानी कि जनवरी का तापमान वो रहेगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये पूछोगे गुरुजी ये बढ़ गया क्यों तापमान, तो बढ़ा इसलिए क्योंकि ये समुद्र के पास वाली जलवायु है, और मैंने आपको बताया था समुद्र के पास जो जलवायु होती है वहाँ पर तापमान सम बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं आया,
25 यहाँ है, 25 यहाँ है, 20 से 35 डिग्री के बीच में तापमान रहता है साल भर, ज़्यादा तापांतर नहीं पाया जाता। ठीक है, तापांतर कहाँ मिलेगा हमको? तापांतर मिलेगा हमको पश्चिमी राजस्थान में, तापांतर मिलेगा हमको यूपी में, तापांतर मिलेगा हमको जम्मू कश्मीर के इलाके में। ठीक है, वहाँ पर तापमान जो है सर्दी में बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं जाता, लेकिन 30-35 के आसपास हो जाता है, तो वहाँ पे तापमांतर ज़्यादा मिलता है हमको। सर्दियों के दिनों में देखा करो आप, जो जैसलमेर वाला इलाका है वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम तापमान हो जाता है। सर्दियों की ठंडी रातों में वहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है, पाला जम जाता है। आपने फलोदी का नाम सुना है आपने? फलोदी बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए राजस्थान में मशहूर है। ठीक है, वहाँ तापमान 48, 49, 50 के आसपास तापमान चला जाता है अच्छी गर्मियों में, और सर्दी की ठंडी रातों में तापमान माइनस में चला जाता है। तो 50 डिग्री से ज़्यादा तापांतर वहाँ पे पाया जाता है, जबकि यहाँ पे 15-20 डिग्री तापांतर पाया जाता है। क्यों? यहाँ पे जलवायु कैसी है? यहाँ की सागरीय जलवायु। ठीक है, और वहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु है, ये कारण है इसका। वर्षा देख लेते हैं। वर्षा यहाँ पर कम ही होती है। ठीक है, वर्षा कितनी होती है गुरुजी? वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर बस। कम वर्षा वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र का, जो पठारी वाला क्षेत्र है बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर कृषि फसलें देख लेते हैं हम। कृषि फसलों के अंतर्गत यहाँ पर कपास आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कपास है, गेहूं है, तिलहन, दलहन, ये फसलें हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं तंबाकू का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर उत्पादित की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जो सिंचाई कर ली जाती है वहाँ पर गन्ने का उत्पादन भी कर लिया जाता है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन भी आपको मालूम है सबसे ज़्यादा गन्ने की जो मिलें हैं, शुगर की जो मिलें हैं वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, यूपी में, यहीं पे पाई जाती है। तो गन्ने का उत्पादन भी सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है। कोष्टक में लिख लेना आप, सिंचित क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ विशेष क्या है देखिए, विशेष आप लिख सकते हैं यहाँ पर काली मिट्टी, काली, कपास, यह रेगुर मृदा। ठीक है, कपास मिट्टी बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा इस क्षेत्र को भारत के शुष्क कृषि क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। बाजरे का उत्पादन भी किया जाता है, लिख लीजिए यहाँ पर बाजरा भी उत्पादन होता है, क्योंकि बाजरा एक शुष्क कृषि है। कम वर्षा वाले स्थानों पर बाजरा का उत्पादन किया जाता है। काली, कपास, रेगुर मृदा यहाँ पर है। यहाँ पर वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। ठीक है, वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। मुर्गी पालन और डेयरी उद्योग यहाँ के किसानों को अतिरिक्त आय देने के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये भी लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मुर्गी पालन और डेयरी उद्योग यहाँ पर किसानों को अतिरिक्त आय देने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये बात भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आप इसको उतार लीजिए। एक और देख लेते हैं। चलिए, आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद कल देख लेंगे। उतार लीजिए आप इसको, उतार लीजिए। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए, हम जो ये जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परीक्षा में आने लायक टॉपिक है। कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग के द्वारा नहीं भी आए तो हमको इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे हम पूरे भारत की जलवायु और पूरे भारत की कृषि का अध्ययन हमने कर लिया है। कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें महत्वपूर्ण होती है, कौन कौन से क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है, इन सभी का हमको इस वीडियो के माध्यम से नहीं, बल्कि इस कृषि जलवायु प्रदेश के माध्यम से
हमको ज्ञान हो गया है। ठीक है, कहाँ का तापमान कितना रहता है वार्षिक, कहाँ कितनी वर्षा होती है, वर्षा भी हमने इसमें इंक्लूड कर ली, तापमान भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, कृषि फसलों को भी हमने इंक्लूड कर लिया, कुछ विशेष बातें भी इनके बारे में लिख ली। तो आपको ये समझ लीजिए भारत के सभी क्षेत्रों का ज्ञान धीरे धीरे हो रहा है। चाहे ये आपके परीक्षा में आए या नहीं आए, लेकिन इसका उपयोग मल्टीपल हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो गया है। तो आप इसको हल्के में ना लें। मिलेंगे आपसे फिर कभी, यानी कि कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ठीक है।